नमस्कार बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसा कि नाम से ही पता है, ये क्या करती हैं, डिस्प्लेस करती हैं। यहाँ एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट वहाँ से हटा करके खुद वहाँ पर जुड़ जाता है, यानी उसके प्लेस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और इस तरह के जो प्लेस चेंज होकर के दूसरे कंपाउंड की जो रिएक्शंस बनती हैं उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग दो तरह की होती हैं। एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंगल एलिमेंट चेंज होता है, यानी एक एलिमेंट चेंज होगा और यहाँ पर दो एलिमेंट एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक जनरल पहले डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक एलिमेंट है और ये जा कर के इस रिएक्शन, जो ये कोई एक कंपाउंड है उससे रिएक्शन कर रहा है, तो इसने जा कर के यहाँ से क्या किया, ए सी कंपाउंड बना लिया और बी को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ए यहाँ पर पहले कैसे था, इंडिपेंडेंट था। ये यहाँ पर गया और इसने बी को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। बी को क्या किया, रिप्लेस कर दिया और खुद आ गया यहाँ पर जहाँ बी सी था और ये बी अलग हो गया। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। इन रिएक्शंस के बहुत सारे मीनिंग्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बहुत सारी जो एक्सट्रैक्शंस की यूनिट्स होती हैं उनमें हम लोग इनका यूज़ करते हैं। किसी और का मतलब होता है कि जो खनिज सब्सटेंसेस होते हैं उनसे किसी मेटल को अलग करना, आइसोलेट करना। कोई उसमें एक पदार्थ है उसे रिप्लेस कराना। तो उन सारे रिप्लेसमेंट में, और मेटलर्जी द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उन सब में इनका बहुत उपयोग होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, आगे एक एक करके स्टेप हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो अभी जो बातें मैं कह रहा हूँ वो भी आपकी उतनी समझ में नहीं आ रही होंगी। जैसे जैसे हम डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर you will be able to understand what are the displacement and what are the double displacement। बस आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के इसको पढ़ते रहिए। इसी लेक्चर पढ़ने के बाद फिर आप जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िएगा, तो आप उन एनसीईआरटी की बुक्स को ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से आप उनको समझ पाएंगे, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। जब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तभी कोई बात आपके दिमाग में देर तक रुकती है, नहीं तो आप पढ़ेंगे और कुछ समय बाद भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो वो आपके दिमाग में देर तक रहती है। चलिए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। पहले इस डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने किया था ए प्लस बी सी, और यहाँ से क्या था, ए सी, और प्लस यहाँ से बी को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो ए है टेक्स द प्लेस ऑफ बी एंड कन्वर्ट इनटू द ए सी एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड एंड नन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस में देखिए, ए मोर रिएक्टिव, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, a more reactive element displaces the less reactive element। और ये तो हर जगह लागू होता है, आपके कंपटीशन में पूरी तरह से यही लागू होता है। कंपटीशन में एक निश्चित सीटें होती हैं और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, और बहुत सारे बच्चों में सारे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन सिलेक्ट कौन से होते हैं, जो मोर एक्टिव होते हैं। और मोर एक्टिव क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं किसको, लेस एक्टिव स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ मोर एक्टिव और लेस एक्टिव होना उनकी पढ़ाई करने के तरीके से है, उनके पढ़ने से है, उनके समझने से है। बहुत एक्टिव तरीके से जो पढ़ेगा
वो निश्चित सी बात है कि वो ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस करेगा, और जो लेस एक्टिवली पढ़ेगा, पैसिव तरीके से पढ़ेगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। यही काम यहाँ पर होता है कि मोर रिएक्टिव जो है डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। यहाँ पर जो ए ने डिस्प्लेस किया है बी को, तो यहाँ बी क्या है, लेस रिएक्टिव है, और ए क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया है। और इन जितनी भी रिएक्शंस होंगी, तो जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ यही रूल लागू होगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब एक सीरीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, तब फिर से वापस एग्जाम्पल पाएंगे। जब रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की बात चलती है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। ठीक है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी है, इसे तो आप अभी नई यूनिट 3rd में पढ़ेंगे जा करके, चैप्टर 3rd में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम लोगों को जो रिएक्टिविटी मेटल्स की नापने के लिए, जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी नापने के लिए एक हमको रेफरेंस पॉइंट दिया गया है। वो किसका, कौन सा रेफरेंस पॉइंट है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को हमने 0.00 मान लिया, यानी इस रिएक्टिविटी को इन टर्म ऑफ वोल्ट नापेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे उस समय ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अपने काम की चीज़ को समझो। काम की चीज़ ये है कि ये हाइड्रोजन एक रेफरेंस पॉइंट है। इससे ऊपर जो भी एलिमेंट होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ से, और इसके जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव। ठीक है ना, ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी ये बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं, बहुत स्टेबल हैं। और देखिए जो लेस रिएक्टिव होता है वही मोर स्टेबल होता है। ठीक है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर स्टेबल होता है, और जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस स्टेबल होता है। ये यहाँ का डिस्कशन नहीं है, लेकिन हम आपको एक बार यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं उस चीज़ को। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो पोटेशियम है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव है, कैल्शियम उससे कम है। ये अब यहाँ पे जो रिप्लेस करेगा तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करेगा। जैसे देखिए आयरन है तो आयरन इसको रिप्लेस कर देगा, आयरन इसको रिप्लेस कर देगा। जिंक है तो आयरन को रिप्लेस, एल्युमिनियम है तो जिंक को रिप्लेस कर देगा। यानी ऊपर जो कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और वो लेस रिएक्टिव नीचे वालों को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो ये एक सीरीज है जिसमें आप पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है, Sn है, लेड है, हाइड्रोजन है। फिर उसके नीचे आते हैं कॉपर है, ठीक है, Hg है, और सॉरी मरकरी है। उसके बाद नीचे Ag है, सिल्वर है, और यहाँ नीचे गोल्ड है। ठीक है ना, Hg मरकरी का सिंबल होता है, Ag सिल्वर का, चांदी। ठीक है, इसके सिंबल होते हैं। तो ये एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव। ये एक इसका कॉमन सेंस है जिस डिस्प्लेसमेंट में वो आप लेकर के चलेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब चलिए हम लोग चलते हैं सीधे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे। एनसीईआरटी में जो पहली एक्टिविटी इस चैप्टर में इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो दी गई है, उस वो एक्टिविटी बताती है कि हमने क्या किया कि एक आयरन की एक कील ली, नेल ली, और उस नेल को क्या किया, हमने क्लीन किया और हमने उसे एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्ज किया। किसमें डाला, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम करीब 20 मिनट तक इसे पड़ा रहने देते हैं, तो 20 मिनट के बाद उस पर देखते हैं कि उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट में डाल दी थी, ठीक है,
उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये अब वहाँ से निकाल ली गई है, और निकालने के बाद जो है ये देख रहे हैं इसका कलर कैसा हो गया है, ब्राउनिश हो गया है। कॉपर का जैसा कलर होता है वैसा ही होता है। इसमें हुआ क्या है कि ये जो आयरन था, ठीक है ना, Fe था, प्लस क्या था आपका कॉपर सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन हुई। तो इस आयरन, अब उस पुरानी सीरीज में देखो आप, इसमें देखो आयरन क्या है, आयरन कहाँ पे है आपका, यहाँ है, ठीक है। कॉपर कहाँ है, यहाँ है। तो ऊपर वाले कैसे हैं, मोर रिएक्टिव हैं, तो ये मोर रिएक्टिव है, और ये इसके कंपैरिजन में क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो इस आयरन ने इस कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होगी, Fe, फिर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या बना, FeSO4 प्लस कॉपर। ये कॉपर के जो एटम्स हैं वो धीरे धीरे करके इसमें रिलीज होंगे, और रिलीज हो के वो क्या किए, इसके ऊपर डिपॉजिट होते गए, इस आयरन नेल के ऊपर क्या हुए, डिपॉजिट होते गए। आयरन यहाँ से रिप्लेस हुआ और ये डिपॉजिट हुआ, और जिससे इसका कलर कैसा हो गया, कॉपर के कलर का। तो इसके ऊपर, इससे कहें दूसरे शब्दों में, तो एक लेयर जो है ना डेवलप हो गई, एक लेयर उसके ऊपर चढ़ गई, किसके ऊपर, इस नेल के ऊपर, इस कील के ऊपर। और वो किससे हुई, आयरन के डिस्प्लेसमेंट से। आयरन डिस्प्लेस हुआ, उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया, खुद रिएक्टिव था ये क्या है, मोर रिएक्टिव। कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव ने रिप्लेस किया किसको, लेस रिएक्टिव को, और बन गया फिर खुद ये कॉपर से, और ये यहाँ पे रिलीज हो गया, और ये रिलीज हो करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये चूंकि एक ही एटम हो रहा है, तो ये कैसा हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कैसा हुआ, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट को सिंगल डिस्प्लेसमेंट ने क्या करके सिंपल क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, इसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट का चेंज हो रहा है, एक का। और डबल डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें दो का। अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब ये सीधी सीधी रिएक्शन जो एनसीईआरटी के उसको देखते हैं। यहाँ फेरस जो आयरन है Fe, उसने कॉपर के साथ रिएक्शन की, तो ये फेरस सल्फेट बना। ये कल हमने फेरिक और फेरस, आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिकम्पोजिशन वाले में, कि जब वैलेंसी 3 होती है आयरन की, तो सफिक्स एक होता है, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला। और जब Fe की वैलेंसी +2 होती है तो अस होता है। तो जैसे यहाँ ये क्या हुआ, फेरस सल्फेट है, ये क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, यानी आयरन सल्फेट भी कह रही है, ये फेरस सल्फेट भी इसका नाम है, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट बना। यदि 3 वैलेंसी उसकी होती, जैसे कल बना था Fe2O3, तो ये फेरिक ऑक्साइड था, और FeO होता तो ये फेरस ऑक्साइड था। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो एक्स्ट्रा बात थी जो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसी के देखते हैं एनसीईआरटी से ही। यहाँ पे देखिए जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया इसके साथ, तो इसने जिंक मोर रिएक्टिव है, ठीक है ना, और ये कॉपर लेस रिएक्टिव था, तो इसने यहाँ पे जिंक सल्फेट बना दिया, और ये कॉपर यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट में थे, ये क्लोराइड में था, तो यहाँ पे इसने क्या किया, अब ये लेड है, लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है लेड, तो उसने यहाँ पे ये देखिए, आप देख लीजिए, ये खुद ही यहाँ पर ये लेड है, और ये क्या है, कॉपर लेड ऊपर था, तो मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू द ये कॉपर। और इससे पहले जिंक भी था, वो भी ऊपर था कॉपर से, तो वो भी ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है।
तो ये सीधी सीधी रिएक्शंस आप जो है अपनी कॉपी पर नोट करके, या नहीं नोट करते हो आप सीधी सीधी एनसीईआरटी की बुक को कई बार पढ़िए और उसे अपने दिमाग में उसकी एक छाया बना लीजिए कि कहीं भी आपको कोई पूछे कहाँ पे है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एनसीईआरटी में ये इस पेज पे इधर दिया हुआ है। भाई आप अपना पूरा नोट्स बनाइए, उसी पे लिखिए, जहाँ खाली जगह पड़ी रहती है उसी पे लिखिए भाई, एक मात्र नोट्स बनाइए। देखिए आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी स्किल्स में, आपकी मेमोरी में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़िए। हेल्प के लिए अब आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, और यदि अच्छे लगते हैं आपको तो इसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो नए और वीडियोज़ आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं कुछ और ये एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम तो बहुत ऊपर आता है कॉपर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कॉपर को, अब लिखने में ये ज़रूरी नहीं है कि ये पहले लिखा हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, और ये ब्लू सॉल्यूशन था, ठीक है ना। एक उसमें लिया, फिर आपने इसमें क्या दिया, मैग्नीशियम भी डाल दिया, ये सिल्वरी वाइट था। तो आपने देखा कि बाद में एक कलरलेस सॉल्यूशन बना। कलरलेस सॉल्यूशन तो इसका होगा एक उसमें, लेकिन इसमें मिला हुआ रहता है ये कॉपर, तो ये रेड ब्राउन टाइप का कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन का टाइप का हो जाएगा। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, नीचे वाली में, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर कॉपर ज़्यादा मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव था किससे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन से दोनों नीचे वाले हैं, ये हाइड्रोजन जहाँ उसका रेफरेंस 0 माना था हमने, उससे ऊपर वाले मोर रिएक्टिव, नीचे वाले, और ऊपर से नीचे तक आएंगे तो देखेंगे रिएक्टिविटी का क्रम वही रहता है। तो यहाँ पे AgNO3 और कॉपर में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हो गया था। जैसे फिर देख लीजिए आप एक बार उस सीरीज को, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये है सिल्वर, ठीक है ना, ये सिल्वर है, और कॉपर कहाँ है, ये ऊपर है। तो कॉपर और उससे नीचे है क्या, Ag, तो ये क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है देन Ag, सिल्वर, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आ जाते हैं वहीं पर। चल देखिए, तो ये AgNO3 है, तो अब इसमें कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर ने सिल्वर को निकाल दिया। यदि आपको किसी, मान लीजिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें से आपको चांदी अलग करनी है, तो आपने रिएक्शन करा दी किससे, उसके मोर रिएक्टिव कंपाउंड से, तो निश्चित सी बात है चांदी अलग हो गई। आपको कॉपर अलग कराना था तो आपने दूसरे किसी मेटल से रिएक्शन करा दी। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से आप रिएक्शन करा के जो लेस रिएक्टिव मेटल है उससे करा देंगे, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो फ्री फॉर्म में अलग हो जाएगा, प्योर मेटल फॉर्म में वो अलग हो जाएगा। और यही एक्सट्रैक्शन के लिए इस टेक्निक्स का और इस प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्री के अंदर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, और यहाँ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये आयरन है और यहाँ दूसरा क्या है, एल्युमिनियम। तो आयरन और एल्युमिनियम में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बताइए, पिछली सीरीज से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम। कैसे, चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं उसको। देखिए एल्युमिनियम कहाँ है, ये है, आयरन कहाँ है, ये है। तो जो ऊपर वाले हैं ये मोर रिएक्टिव थे, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें। और नीचे जो है, जैसे जैसे नीचे आते हैं, नीचे की तरफ रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, ठीक है ना। रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज को इस नीचे के एरो से दिखाते हैं हमेशा, और इंक्रीज को इस तरह से दिखाते हैं। तो एक्टिविटी जो है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेयर टू द आयरन। तो आयरन विल बी रिप्लेस्ड बाय द एल्युमिनियम बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर reactive and more reactive displaces the less reactive element. That's the funda of this whole topic. ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने आयरन को यहाँ पे कर दिया, ये आयरन का ऑक्साइड बना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना,
आयरन ऑक्साइड की जगह पे, ठीक है ना। और इसकी बैलेंसी चूँकि 3 रहती है ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ये बहुत कॉमन से एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और यहाँ पे आयरन आ गया। आयरन यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, मेल्टन, यानी पिघला हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये रिएक्शंस होती हैं तो इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है कि ये आयरन को क्या कर देती है, पिघला देती है। देखिए यहाँ पर आप इसमें देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बिटवीन द आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड पाउडर्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड इज सो मच हीट is generated that the iron metal obtained in the melton state। तो वो जो है ना, जैसे लावा पिघला हुआ होता है वैसे पिघला हुआ लोहा निकलता है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है। डबल का मतलब होता है इसमें 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं और एक्सचेंज होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्या फंडा है। देखिए, दीज रिएक्शंस इन विच द 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म ए 2 न्यू कंपाउंड। तो इसमें जब 2 का चेंज होगा तो 2 नए कंपाउंड्स बनेंगे। 2 न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये अगली एक्टिविटी डबल डिस्प्लेसमेंट की एक्टिविटी है। इन एक्टिविटी को आप पढ़ा करिए क्या क्या इसमें चीज़ें ली हैं। ये सारे पॉइंट्स भी पढ़ना ज़रूरी होता है जिन्हें बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं और बच्चों को लगता है कि सीधा सीधा हमें कोई नोट्स टाइप का मिल जाए। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये भाषा पढ़ने में थोड़ा सा बच्चों को रिलेक्टेंटनेस रहती है, थोड़ी अनिच्छा रहती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है बुक को और उसके प्रति जो आपका परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा बुक का और परसेप्शन भी बढ़ेगा। एक होती है रीडिंग, एक होता है एब्जॉर्ब करना बुक को। बुक को एब्जॉर्ब करने का मतलब बहुत तन्मयता से पढ़ना, और रीडिंग सिंपल आप रीड कर रहे हो। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट वाइल द सब्सटेंस इन विच ए इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पर ये जो सब्सटेंस बन रहा है ये भी सॉलिड है और ये एक तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का भी एग्जाम्पल है। आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जब कोई रिएक्शंस होती है उसमें यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस अब होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं अवक्षेपित होता है, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती है। तो इसमें दोनों का ही एग्जाम्पल हो जाएगा, अभी आप देखेंगे इसमें यहाँ पे लिखा भी है, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज ए प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, तो और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। चलिए यहाँ पे तो दिया हुआ है ये इन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। हमने यहाँ पे कॉपी इसलिए कर लेते ताकि हमें यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे सकें। तो ये रिएक्शंस जो है एग्जाम्पल भी है किसका, पीपीटी रिएक्शन का। इन्हें शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं, यानी ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि नीचे यहाँ पर जाकर के कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी तो एक अवक्षेपण आ जाएगा, नीचे एक कोई तली पे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो ना कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्या है कि सोडियम सल्फेट लेते हैं, इसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, तो इसमें एक्सचेंज हो गया। ठीक है, देखिए बेरियम का क्लोराइड सॉल्ट था तो वो अब क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन गया, और जो बेरियम का सल्फेट सॉल्ट था वो अब सोडियम का सल्फेट सॉल्ट था वो अब बेरियम का सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो गया, क्लोराइड जहाँ था वहाँ सल्फेट आ गया, जहाँ सल्फेट था वहाँ क्लोराइड आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, डबल हुआ। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन ए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड, जब एक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन किसमें ऐड किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, देन ए वाइट प्रेसिपिटेट कम। ये भी एक पीपीटी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस फॉर्म अलोंग विद द सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। यहाँ पे ये किसका नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, और यहाँ पे ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब बनेगा क्या, सिल्वर क्लोराइड।
सिल्वर के साथ क्या जुड़ गया, नाइट्रेट हट गया और यहाँ क्या जुड़ गया, क्लोराइड जुड़ गया। और सोडियम के साथ यहाँ पे पहले क्लोराइड जुड़ा हुआ था, अब क्या जुड़ गया, यहाँ पे नाइट्रेट जुड़ गया। तो ये एक्सचेंज ऑफ द आयंस है। जबकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, उसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ आयन एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ आयन एक्सचेंज हो रहा है। और ये आयन एक्सचेंज बहुत सारी जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होती हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक प्रयोग में दिखाया गया है, सिल्वर नाइट्रेट मिक्सिंग क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक वाइट प्रेसिपिटेट क्लोराइड बनता है। देखिए कैसे। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ ये क्या है, देखिए बेरियम क्लोराइड है। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। यहाँ ये क्या है आपका, सोडियम सल्फेट है। तो अब सोडियम सल्फेट था तो अब बेरियम सल्फेट हो गया उसका, ठीक है ना। ये भी एक वाइट पीपीटी है। ये कैसा है, वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, जो नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। और जो सोडियम का सल्फेट था वो सोडियम का क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। देखिए, एनी रिएक्शन in which the insoluble solid precipitate is formed then is separate from the solution is known as a precipitation reaction। कौन सी रिएक्शन कहलाती है ऐसी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल थे। और भी देखिए एग्जाम्पल, व्हेन ए पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन ए येलो प्रेसिपिटेट। कैसा, येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो कलर से ही हमने नोट कर दिया था यहाँ पे, ऑफ द लेड आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, येलो पीपीटी बनता है। तो ये क्या था, लेड नाइट्रेट। तो ये लेड नाइट्रेट किस में बदल गया, लेड कहाँ चला गया, आयोडाइड से। और यहाँ पे जो पोटेशियम था वो क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया। पोटेशियम कहाँ चला गया, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये में कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ कन्वर्ट हो गया। तो ये लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन गया और ये कुछ सॉल्यूशन है जो घुला रहेगा, और इन्हें सेपरेट करके हम अलग कर लेते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, क्या समझे आप, ये एक आयन एक्सचेंज है, ठीक है। और जबकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, वो रिएक्शन जो थी वो एक लेस रिएक्टिव कंपाउंड का रिप्लेस होना होता था मोर रिएक्टिव कंपाउंड के द्वारा, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर इज आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन देखिए। इसमें क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। बहुत जब एसिड और बेस की रिएक्शन है, NaOH, ठीक है, प्लस HCl रिएक्शन, ये देखिए ये क्या हुआ, वाटर बन गया, और NaCl प्लस H2O। लेकिन यहाँ है क्या, ये Cl रिप्लेस हुआ किससे, Cl यहाँ पे, और सोडियम का ये आ गया। तो सोडियम यहाँ से लिया और Cl बाद वाला, तो NaCl बन गया। और ये आपस में मिल गए, तो ये क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो एक इंटरेस्टिंग था, इसलिए इस एग्जाम्पल को डाल दिया था। तो ये भी एक किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही रिएक्शन है ये। और ये जो प्रोसेस है एसिड एंड बेस रिएक्शन जो है, अगले चैप्टर में आप देखेंगे क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। न्यूट्रल एक दूसरे के एसिड और बेस के इफेक्ट क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और ये रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती हैं, एसिड बेस रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन थी, उसी रिएक्शन के साथ हम लोग इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस विद मी। थैंक यू।